गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, जो हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने कल कवर किया था उसमें हमने क्या देखा था कि जो क्रेम रूल है, क्रेम और एंटी क्रेम का हमने डिस्कशन किया था, ठीक है ना। तो जो क्रेम रूल था उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि क्रेम रूल के लिए क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो भी फॉर्म गिवन है पहले हम उसे देखते हैं कि वो बाइसेक्ट है या फिर इक्लिप्स है, ठीक है। बाइसेक्ट है तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे कि ये बाइसेक्ट है। हमें जब कार्बोनिल का ऑक्सीजन और जो प्लेन वाला ग्रुप है अगर वो सेम साइड में दिया हुआ है तो वो इक्लिप्स है, और जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन और जो प्लेन वाला जो ग्रुप है अगर वो डिफरेंट साइड है मतलब वो क्या है, वो उसका बाइसेक्ट फॉर्म है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना। फिर हमने यूज़फुल बाइसेक्ट, यूज़फुल इक्लिप्स, मतलब जो लार्जर ग्रुप है उसे हमें कायरल सेंटर में जो प्लेन वाला कार्बन है, जो प्लेन वाला ग्रुप है, हमें उस प्लेन में लार्जर ग्रुप को लेके आना है। ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई बाइसेक्ट फॉर्म तो है, मतलब हमारे पास जो कार्बोनिल और जो प्लेन वाला ग्रुप है वो डिफरेंट साइड में तो है, लेकिन जो लार्जर ग्रुप है वो उस प्लेन वाले ग्रुप की जगह नहीं है, ठीक है। तो उसे प्लेन में लाने के लिए हम इवन चेंज करते हैं, ठीक है। फिर बाइसेक्ट से जो हमें स्ट्रक्चर मिली उसे हमने यूज़फुल बाइसेक्ट कहा था, क्योंकि हम जो आगे प्रोसीजर अप्लाई करेंगे वो हम इसी यूज़फुल बाइसेक्ट पर अप्लाई करेंगे। जब तक लार्जर ग्रुप प्लेन में नहीं था ये स्ट्रक्चर हमारे लिए यूज़फुल नहीं थी, ठीक है। तो हमने यूज़फुल बनाने के लिए उसमें इवन चेंजेस किए और लार्जर ग्रुप को हम प्लेन में लेके आए। ये सब चीज़ें हमने क्रेम रूल के लिए डिस्कस की थी, ठीक है। फिर आपको क्या बताया था कि जो बाइसेक्ट फॉर्म हमें गिवन होती है उसमें जब हम अटैक करवाते हैं किसका, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। जब बाइसेक्ट फॉर्म में कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जब वो अटैक करता है तो ट्रिक बताई थी आपको कि स्मॉलर ग्रुप की तरफ से आता है। किरेल सेंटर पर जो ग्रुप लगे हुए हैं उनमें जो सबसे छोटा ग्रुप है उसको आप देखोगे, अगर वो वेज है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल वेज से आएगा इन केस ऑफ बाइसेक्ट, इन केस ऑफ बाइसेक्ट फॉर्म, ठीक है। अगर हमारा जो स्मॉलर ग्रुप है डैश है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल डैश से आएगा। ये सब चीज़ें हमने बाइसेक्ट फॉर्म के लिए देखी थी, ठीक है। फिर इक्लिप्स के लिए आपको ये चीज़ कही थी कि जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन और जो प्लेन वाला ग्रुप है वो सेम साइड होनी चाहिए तो वो इक्लिप्स है। अगर लार्जर ग्रुप प्लेन में नहीं है तो हम इवन चेंज करके सेम वही बाइसेक्ट वाला हम उसे इवन चेंज करके प्लेन में लेके आते हैं, ठीक है। अब जो इक्लिप्स है वो हमारे लिए यूज़फुल इक्लिप्स है। फिर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है, मीडियम ग्रुप की तरफ से आता है इन केस ऑफ इक्लिप्स। यही था क्रेम रूल। बस ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाइसेक्ट है तो स्मॉलर ग्रुप की तरफ से आएगा न्यूक्लियोफाइल, अगर इक्लिप्स है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा मीडियम ग्रुप की तरफ से, ठीक है ना। ये था क्रेम रूल। इस पर अप्लाई हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे और फिर जो प्रोडक्ट निकल के आया था हमने उसे मेजर डायस्टेरियोमर कहा था, ठीक है ना। फिर हमने कल एंटी क्रेम रूल पढ़ा था। एंटी क्रेम क्या कहता है कि हमारे पास सेम वही किरेल सेंटर तो यहाँ भी होना चाहिए तभी डायस्टेरियोमर बनेगा, ठीक है। डायस्टेरियो सेलेक्टिविटी के लिए ही एंटी क्रेम यूज़ करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले हमें दो कंडीशन जो एंटी क्रेम की है उनको देखना है, अगर वो फॉलो हो रही है तो आप आगे एंटी क्रेम का ट्रिक लगाओगे, ठीक है। तो उसका फर्स्ट कंडीशन क्या था कि हमारे पास जो भी किरेल सेंटर पर जो ग्रुप है उनमें कम से कम एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है। कम से कम एक लोन पेयर उसके पास प्रेजेंट हो, ऐसा ग्रुप हमें लेना है। ये था फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये था कि हमारे पास जो रिएजेंट होगा उसमें जो मेटल होगी वो एक कीलेटिंग मेटल होनी चाहिए। तो कीलेटिंग मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे और ये भी कहा था कि जो एल्कली मेटल्स होती वो कीलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो जहाँ हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 गिवन होगा वहाँ कभी भी एंटी क्रेम रूल फॉलो नहीं होगा, चाहे उसमें जो लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हो या ना हो। बट अगर एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है तो एंटी क्रेम वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ फिर जो प्रोडक्ट बनाओगे वो क्रेम से बनाओगे। ये देखा था ना। फिर हमने ये कहा कि अगर एंटी क्रेम की कंडीशंस फॉलो हो गई दोनों तो अब ट्रिक उसका क्या था कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्मॉलर ग्रुप की तरफ से आता है। यहाँ हमें लार्जर ग्रुप को प्लेन में नहीं रखना, यहाँ हमें जैसे क्रेम रूल में क्या था कि जो लार्जर ग्रुप है उसे हम प्लेन में लेके आते हैं, किरेल सेंटर में जो प्लेन वाला ग्रुप है वहाँ हम
लार्जर ग्रुप को लेके आते हैं, लेकिन एंटी क्रेम में जो प्लेन वाला ग्रुप है वहाँ वो ग्रुप आता है जिसके पास लोन पेयर हो हमेशा, ठीक है ना। उसके बेसिस पर जो भी स्मॉलर ग्रुप का स्टीरियो हमें मिलता है उसी साइड से आने वाले न्यूक्लियोफाइल का टेक होता है। ये सब चीज़ें हमने कल वाले क्लास में डिस्कस की थी। क्रेम और एंटी क्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। अब कुछ एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। जो हमारा एंटी क्रेम है उसका एक एग्जाम्पल देखो आप। जैसे आपको ये गिवन है, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है ये, ठीक है। इसमें हमें जो रिएजेंट दिया गया है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और अमोनियम क्लोराइड एज ए सॉल्वेंट हमें यहाँ गिवन है। बस आपको इसका रिएक्शन करवाना है। तो रिएक्शन करवाने के लिए सबसे पहले आप इसके जो भी कंडीशंस हैं उनको आप देख लो। रूल कौन सा लगाना है वो चीज़ आप यहाँ पर देख लो। जो भी रूल लगेगा, क्रेम लगेगा, एंटी क्रेम लगेगा, उसके बेसिस पर ही हम अटैक करवाएंगे, ठीक है ना। देखो, अगर आप यहाँ एंटी क्रेम फॉलो करते हो, अगर आप यहाँ एंटी क्रेम रूल लगाते हो तो एंटी क्रेम ये कहता है कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें एक किरेल सेंटर हो। तो भाई किरेल सेंटर तो यहाँ है ना किरेल सेंटर। देखो हम क्या करते हैं, हम इसको वेज डैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने बहुत से एग्जाम्पल ऐसे कर लिए थे ना जिनमें हमने वेज डैश से फिशर बनाया था। बता रही थी ना कि राइट में घुमाओ, फिर जहाँ कैविटी आएगी उधर वेज चला जाता है, बताया था ना ऐसे। तो आप इसको भी क्या बना दो, आप इसको वेज डैश बना दो। कैसे बनाओगे, देखो मैंने ये मान लिया ये तो ये वाला कार्बन है और ये मेरा किरेल सेंटर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ ग्रुप्स को अरेंज करना है। अरेंज कुछ ऐसे करना है, देखो जो हमें फिशर गिवन है उसे देखो। वर्टिकल लाइन पे CHO और मैथिल है ना, तो CHO और मैथिल ये तो वर्टिकल लाइन पर बनाने हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये ऊपर की तरफ है, मतलब मैं इसे ऐसे रोटेट करूँगी क्या, अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूँगी तो यहाँ जो भी ग्रुप वेज पर आने वाला है, अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूँगी तो यहाँ जो भी ग्रुप वेज पर आने वाला है वो ग्रुप देखो किधर होगा। जो वेज वाला ग्रुप है वो राइट में चला जाएगा क्या, क्योंकि जैसे ही मैं इसको रोटेट करूँगी मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी क्या, CHO ऊपर चला गया, यही बनने वाला है। कैविटी राइट में है, मतलब वेज वाला ग्रुप जो है वो राइट में है। तो मैं ये मान सकती हूँ क्या कि अगर यहाँ pH राइट में है मतलब ये pH वेज पर रहा होगा और जो H है वो डैश पर रहा होगा। अब आप इसका फिशर बनाओगे तो ऊपर वाला ही बनने वाला है। कैसे, CHO ऊपर की तरफ CHO है, नीचे की तरफ मैथिल है। अब देखो हमारा जो pH है वो मैंने वेज पर रखा है और H को डैश पर रखा है। तो pH अगर राइट में कैविटी है तो pH इधर, H इधर, ऊपर वाला ही बन रहा है ना सेम। मतलब जो मैंने वेज डैश बनाया है वो बिल्कुल सही है, समझ गए ना। ऐसे कन्वर्जन हमें आने चाहिए। ये बन गया अपने पास। अब आप देखो कि क्रेम की कंडीशन है या एंटी क्रेम की कंडीशन है, कौन सा रूल मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो एंटी क्रेम ये कहता है कि किलेटिंग मेटल होनी चाहिए जो हमारे रिएजेंट में है, लेकिन हमारे पास जो किरेल सेंटर है वहाँ कम से कम एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, जो कि यहाँ नहीं है ना। यहाँ कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके पास लोन पेयर हो। मतलब ये एंटी क्रेम को तो फॉलो नहीं करेगा, एंटी क्रेम से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रेम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। पता चल जाएगा ना कब क्रेम अप्लाई करना है, कब एंटी क्रेम। एंटी क्रेम की कंडीशंस अगर फॉलो नहीं हो रही है, किरेल सेंटर किसी कंपाउंड में है, कार्बोनाइल पर रिएक्शन करवानी है, तो हमेशा ध्यान रखो अगर एंटी क्रेम फॉलो नहीं हो रहा तो क्रेम से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। अब देखो क्रेम से अप्रोच करना है, यह चीज़ तो पता चली गई क्योंकि एंटी क्रेम की तो कंडीशन ही नहीं है यहाँ। मतलब क्रेम से बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो क्रेम रूल क्या कहता है,
सबसे पहले लार्जर ग्रुप को प्लेन में लेके आओ, यही है। फिर आप डिसाइड करते हो ये बाइसेक्ट है या इक्लिप्स। तो सबसे पहले पीएच को मुझे इस मेथिल की जगह लेकर आना है। ये लो, अगर यहाँ पीएच आ गया तो मेथिल वेज पर एक चेंज हो गया, दूसरा चेंज एच यहाँ और मेथिल यहाँ हो गया इवन चेंज। यही होता है ना इवन चेंज, यही होता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो स्ट्रक्चर हमें मिली है उसे पहचानो, वो इक्लिप्स है या बाइसेक्ट है। तो जो लार्जर ग्रुप है और जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है वो सेम साइड है, सेम साइड है मतलब इक्लिप्स है। समझ रहे हो ना इक्लिप्स कैसे है? कार्बोनिल का ऑक्सीजन और लार्जर ग्रुप सेम साइड में है, मतलब ये इक्लिप्स है। इक्लिप्स भी लार्जर ग्रुप प्लेन में है, मतलब ये हमारे लिए यूज़फुल इक्लिप्स है। समझ रहे हो ना, ये हमारे जो आगे रिएक्शन है इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो यूज़फुल है ना। ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं था, इक्लिप्स तो था ये भी, क्योंकि प्लेन वाला ग्रुप और CO सेम प्लेन में है, सेम साइड है, तो ये भी इक्लिप्स तो था, लेकिन ये यूज़फुल नहीं था क्योंकि लार्जर ग्रुप प्लेन में नहीं था। तो हमने इवन चेंज करके और क्या किया है, इवन चेंज करके लार्जर ग्रुप को हम यहाँ लेके आए हैं और इक्लिप्स को यूज़फुल इक्लिप्स में कन्वर्ट किया है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी, क्रेम तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब जब यूज़फुल इक्लिप्स हो या फिर जब इक्लिप्स हो तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से आता है, वो आता है मीडियम ग्रुप की तरफ से। लिखवाया है आपको, जब हमारे पास इक्लिप्स हो, इक्लिप्स हमारे पास कन्फर्मेशन हो और उसमें हमें कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना हो तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है, वो आता है मीडियम ग्रुप की तरफ से। यहाँ जो मीडियम ग्रुप है वो कहाँ है, देखो यहाँ जो मीडियम ग्रुप है वो डैश पर है, समझ रहे हो ना। यहाँ जो मीडियम ग्रुप है वो डैश पर है, तो क्या करेंगे, अगर मीडियम ग्रुप डैश पर है तो आने वाला मेथिल भी डैश पर ही आएगा। क्या? बिल्कुल डैश पर ही आएगा। समझ रहे हो ना आप ये चीज़। यहाँ OH, ये अपने लिए प्रोडक्ट है, समझ रहे हो ना, ये हमारे लिए प्रोडक्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें वही इसको फिशर में कन्वर्ट करना है और इरिथ्रोथ्रियो का पता लगाना है। तो हमें वेल्डेज से फिशर बनाना आता है ना। सबसे पहले जो प्लेन में ग्रुप होते हैं उनको वर्टिकल लाइन पे लिख दो, फिर जिधर कैविटी उधर वेज वाला पोर्शन बना दो। अगर पीएच ऊपर है मतलब ये ऐसे कुछ रखा होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे रखा होगा तभी पीएच ऊपर आएगा ना। तो मुझे वेज वाले पोर्शन को देखो, जब मैं इसे ऐसे घुमा रही हूँ तो इसकी कैविटी किधर आ रही है, लेफ़्ट में, मतलब जो वेज वाला पोर्शन है वो लेफ़्ट में आना चाहिए, जो डैश वाला है वो राइट में आना चाहिए, यही बनेगा ना। ऐसे ही जब मैं इसे यूँ रोटेट करूँगी, पीएच को जब ऊपर लेके आऊँगी तो इसकी कैविटी देखो उधर जाएगी क्या, राइट में, मतलब इसका जो वेज है वो राइट में जाना चाहिए और जो डैश है वो लेफ़्ट में आना चाहिए। ये चीज़ हमने बहुत बार रिपीट कर ली है, तो अब तक तो आपको अच्छे से आ गई होगी, है ना। अब देखो हमें डिफरेंट ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे रखना है, तो डिफरेंट ग्रुप कौन है यहाँ, OH और PH। PH तो ऑलरेडी वर्टिकल पर है, मतलब मुझे ऊपर वाले कार्बन पर तो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन मुझे OH को यहाँ अगर लेके आना है तो इवन चेंज करते हुए लेके आना पड़ेगा। इवन चेंज करते हुए इसको मुझे यहाँ पर लाना होगा। तो जब देखो OH यहाँ आएगा तो ऑब्वियस है H इसकी जगह जाएगा, एक चेंज हो गया। दूसरा चेंज कुछ ऐसे होगा क्या, H यहाँ और मेथिल यहाँ, यही बनेगा ना। तो बस प्रोडक्ट देख के आप बता देंगे आराम से कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है एरिथ्रो, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड है। ऐसे आप बना लेंगे ना, कोई भी एग्जाम्पल आपको गिवन होगा आप आराम से ये चीज़ अप्लाई करके जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा वो आप आराम से कर लेंगे, है ना।
बस आपको एक बार एग्ज़ाम्पल अच्छे से देखने की नीड है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको करने से। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब कुछ तो करेंगे। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे अब, ठीक है। क्रेम रूल हो गया, एंटी क्रेम हो गया। अब आपके सिलेबस में एक छोटा सा अलग से हेडिंग तो नहीं है, लेकिन कार्बोनिल के ही रिडक्शन में एक नाम आप देखोगे अगर कभी बुक पढ़ोगी, प्रीलॉग रूल, है ना, प्रीलॉग रूल। प्रीलॉग रूल जैसे क्रेम और एंटी क्रेम का यूज़ क्यों किया, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी के लिए, ठीक है। वैसे ही जो प्रीलॉग रूल है उसका यूज़ किया जाता है एनेंशियो सेलेक्टिविटी के लिए। एनेंशियो सेलेक्टिविटी के लिए जो यूज़फुल रूल होता है वो प्रीलॉग होता है, ठीक है ना। अब देखो, इससे हम क्या करते हैं, जो मेजर एनेंशियोमर है उसका हम पता लगाते हैं, ठीक है। करवाओ, देखो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिंपल सा। जैसे ये कोई एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, एक एसिड है और एक कार्बोनिल है, तो हमें अच्छे से पता है कि कार्बोनिल वाला जो कार्बन है वो मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन की रेजोनेंस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। समझ रहे हो ना, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो जो रिएक्शन होती है वो कार्बोनिल पर होती है, ठीक है। अब देखो, मैंने कोई कंपाउंड लिया जिसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है और एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ठीक है, होगी। अब मैं जब अटैक करवाऊंगी न्यूक्लियोफाइल का, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है कार्बोनिल पर, तो जब ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर, ये ई आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो, जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो वेज से आएगा या डैश से आएगा, आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसे वेज से आना चाहिए या डैश से आना चाहिए, लग गया दिमाग, पता नहीं। देखो, दोनों चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ कौन सा स्टीरियो गिवन है भाई, जिससे आप डिसाइड करोगे हर मॉलिक्यूल प्लेन में है। तो जब यहाँ कोई ग्रुप नया आ रहा है तो उसके लिए दोनों सिमेट्रिकल कंडीशन है, पूरा मॉलिक्यूल तो प्लेन में रखा हुआ है। अब कोई ग्रुप आएगा वो चाहे नीचे से आए या ऊपर से आए, उसके लिए तो इन्वायरमेंट सेम है पूरा, ठीक है। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, देखो, एक बार तो मैंने मान लिया कि न्यूक्लियोफाइल वेज से आ गया, तो जो ऑक्सीजन है वो डैश पर चला जाएगा। और एक बार मैंने मान लिया कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो डैश से आएगा, तो ऑब्वियस ऑक्सीजन को वेज पर जाना है। समझ रहे हो ना, ये जो कंपाउंड है वो आपस में क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज आइसोमेर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, उन्हें ही तो हम कहते हैं एनेंशियोमेर, उन्हें ही तो बोलते हैं पेयर ऑफ एनेंशियोमेर। समझ रहे हो ना आप। देखो, जब हमें डायस्टीरियोमर पता करना था तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही थी कि जो कंपाउंड है उसमें कम से कम एक किरेल सेंटर होना चाहिए। इसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हमें किरेल सेंटर पहले से चाहिए, ठीक है ना। इसमें हमें बस रिएक्शन करवानी है और हमें पेयर ऑफ एनेंशियोमर यहाँ मिल गई। पेयर ऑफ एनेंशियोमर को डीएल मिक्सचर भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का अमाउंट इक्वल होता है, दोनों इक्वल अमाउंट में बनते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम रहता है। इस तरह से आपने एक सिंपल जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया वो आपने देखा। अब हम कोई अच्छा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इस एनेंशियो सेलेक्टिविटी को पढ़ते हैं। देखो, जो हमारा एग्ज़ाम्पल है वो ऐसे ही है, एग्ज़ाम्पल तो यही है, एग्ज़ाम्पल तो यही है जो अभी मैंने बनाया, यही एग्ज़ाम्पल
इसकी रिएक्शन में ROH से करवाऊंगी। अल्कोहल से मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अल्कोहल से जब रिएक्शन होती है एसिड की, तो आपको अच्छे से पता है कि H2 अणु बाहर निकलता है। एस्टर का फॉर्मेशन जब करते हैं, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन जब करवाई जाती है तो डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिलते हैं, एस्टर मिलते हैं। तो यहाँ में एस्टर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो इसका R ग्रुप है, ठीक है, इसको R को क्या, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एसिड का OH और अल्कोहल का H है वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ अटैक करता है तो OH एक लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलता है, समझ रहे हो ना। तो देखो H2 के रिमूवल से हमें ये स्पीशीज़ मिलती है क्या, ये जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल वाला है, जिसे मैंने स्टार से मैंने रिप्रेजेंट किया है ताकि हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब हमारे पास जो R ग्रुप है, जो हमारे पास R ग्रुप है वो मैंने माना, क्योंकि एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल, ठीक है। जो R ग्रुप है वो मैं कुछ ऐसे मान रही हूँ कि ये है, यहाँ स्मॉलर ग्रुप है और मीडियम लार्ज, और यहाँ ये ऑक्सीजन। जो OR ग्रुप है अपना ये वाला, इसे मैंने ये मान लिया है, ये ग्रुप मैंने मान लिया। मैंने ये मान लिया कि जो मेरे पास R है इसको स्टार बनाने का मतलब है कि यहाँ एक कोई किरेल सेंटर है, ठीक है ना। ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहाँ जो ऑक्सीजन के साथ R जुड़ा हुआ है वो एक किरेल सेंटर है। किरेल सेंटर का स्टीरियो मैंने खुद से डिसाइड किया है कि इसका जो मीडियम ग्रुप है वो वेज है, लार्ज ग्रुप है वो डैश है, या आप ये भी कर सकते हो यहाँ लार्ज या मीडियम या स्मॉल, कुछ भी जो हमें गिवन होगा वो होगा, ठीक है। अब देखो, अब जो मैंने माना है उसके बाद मेरे पास जो कंपाउंड आया वो ये है क्या, देखो R ग्रुप है ये अपना, जिसे मैंने ये माना है कि यहाँ मीडियम ग्रुप है, यहाँ लार्ज ग्रुप है और यहाँ स्मॉल ग्रुप है, ठीक है ना। अब हमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवानी है, समझ रहे हो। अब मैंने इसकी रिएक्शन किसी रिएजेंट से करवाई जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक साइट है। हमें अच्छे से पता है अटैक तो न्यूक्लियोफाइल ही करने वाला है, तो जब अटैक करेगा, अब हमारे पास स्टीरियो गिवन है। जब ये एसिड था तो हमारे पास स्टीरियो नहीं थी, ठीक है, तो आने वाला कहीं से भी आ सकता था। लेकिन जब मैंने इसका एस्टरिफिकेशन किया तो अब मेरे पास जो एस्टर का R है उसका कुछ स्टीरियो है, ठीक है। अब उस स्टीरियो के अकॉर्डिंग आने वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा। बनाओ, यहाँ देखो स्टीरियो में हमें क्या दिख रहा है कि एक मीडियम ग्रुप है, एक लार्जर ग्रुप है। मीडियम ग्रुप छोटा होता है लार्जर से, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल मीडियम ग्रुप की तरफ से आना चाहिए क्या, बिल्कुल आना चाहिए। अगर स्मॉलर ग्रुप हमें प्लेन में गिवन है तो हम जो मीडियम लार्जर ग्रुप वेज और डैश पर है उनको देखते हुए आने वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो मीडियम है वो स्मॉलर ग्रुप है लार्जर से, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल लेस इन दैट साइट यानी मीडियम से आएगा, वेज से आएगा। बनाओ क्या बन जाएगा, देखो वेज से तो आ गया अपना न्यूक्लियोफाइल और डैश पर क्या आ गया OE। ये बनेगा ना, बिल्कुल यही बनेगा, यहाँ मीडियम, यहाँ लार्ज और यहाँ S। ये चीज़ अपने पास आ जाएगी ना। ऐसे ही अगर मैं एक और कंडीशन ले लूँ कि जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है वो डैश से आ गया, तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन वेज पर जाने वाला है। कुछ मात्रा में तो ये भी बनेगा ना, ठीक है, कुछ मात्रा में ये भी बनेगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा, ये वाला,
क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल लेस हिंडर्ड साइट यानी मीडियम ग्रुप की तरफ से आया है, और यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल आया है वो मोर हिंडर्ड यानी लार्जर ग्रुप की तरफ से आया है। समझ गए ना? तो बहुत ही सिंपल है ये वाला, तो कि हमें जब पता लगाना हो कि मेजर एनेंशियोमर कौन सा है तो हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग ही आपको आइडिया करना पड़ेगा। जहाँ लेस हिंडर्ड साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो उसके लिए मेजर एनेंशियोमर है। ये मेजर हो गया, ठीक है। अब बस इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो। एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलते हैं? एसिड। तो ये वापस से अलग हो जाएगा, अल्कोहल और एसिड, ठीक है ना। तो देखो हमें वापस से क्या मिल गया है? OH। इस कार्बोनिल का हो चुका है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। और हमें ये मिल गया OH और ये R ग्रुप जो भी हमारा था, ठीक है ना। ऐसे उधर भी हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड OH, न्यूक्लियोफाइल डैश पर है, ऑक्सीजन वेज पर है, ठीक है। ये R ग्रुप और ये अपना OH R स्टार, ये चीज़ें बाहर हो जाएगी ना। तो बस इस तरह से आप जो मेजर एनेंशियोमर है उसका इजीली पता लगा सकते हो। प्रीलोग रूल बिल्कुल सिंपल सा है ना। अगर हमारे पास स्टीरियो गिवन नहीं है तो हम किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हैं कि हमें स्टीरियो मिल जाए। स्टीरियो आने के बाद लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करवा दो, वो ही क्या हो जाएगा? मेजर एनेंशियोमर हो जाएगा। ये प्रीलोग रूल है। ठीक है। अब देखो, और ये हमारे जो कार्बोनिल का रिडक्शन था वो अब पूरी तरह से कंप्लीट है क्योंकि हमने वहाँ क्रेम, एंटी क्रेम, प्रीलोग सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हम कार्बोनिल का दूसरा रिडक्शन जो पढ़ेंगे वो आप लोगों ने 11th-12th में काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है। क्या? वोल्फ-किश्नर और क्लीमेंशन रिडक्शन पढ़ रखा है ना अच्छे से। वोल्फ-किश्नर में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। देखो मैं करती हूँ। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल में ये हमारा नेक्स्ट है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन जो आपने 12th में अच्छे से पढ़ रखा है कि जब हमें कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करना हो, CO की जगह CH2 हमें जनरेट करना हो तो हम या तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करवाते हैं या हम क्लीमेंशन रिडक्शन करवाते हैं। CO की जगह CH2 आ जाता है ना, यही तो होता है रिडक्शन में कि जो CO है उसकी जगह हमें क्या मिल जाता है? CH2, यही होता है ना। तो हमें क्या करना है? इसके लिए जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? वोल्फ-किश्नर में जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? N2H4 यानी हाइड्रोजन लेते हैं और हम लेते हैं बेस। बेस में आप KOH, NaOH, कोई भी आपको बेसिक मीडियम गिवन हो सकता है, NaOR, ठीक है, NaOR या फिर पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, कोई भी आपको बेस गिवन हो सकता है, ठीक है। अब देखो बेस का क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है, वो चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, वो एक अटैकिंग साइट है, सॉरी अटैकिंग ग्रुप है, ठीक है। कार्बोनिल हमारे लिए एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है तो उस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है।
तो जो हाइड्रोजन है वो इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जब वो अटैक करेगा, ठीक है, तो बस हमें अभी मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से हमें मिल जाएगा CH2, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो बेस है उसका काम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि बेस क्या काम करेगा, यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही H को एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से करेगा तो जो नाइट्रोजन है उस पर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन पर पहले से लोन पेयर था, पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन जैसे ही बेस ने H+ को रिमूव किया उस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ गई, ठीक है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। अब वो ज़्यादा इजीली अटैक कर पाएगा तो रेट बढ़ जाएगी ना, ठीक है। तो बेस का काम सिर्फ रेट को इंक्रीज़ करना है। तो अगर हमें किसी एग्ज़ाम में अगर हमें बेसिक मीडियम गिवन नहीं है, ओनली हाइड्रोजन गिवन है और कार्बोनिल का हमें वहाँ रिडक्शन अप्रोच करना है, तो आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि बेस नहीं है तो ये वोल्फ्किस्टन नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो वोल्फ्किस्टन रिडक्शन ही है। उसकी रेट थोड़ी कम होगी लेकिन प्रोडक्ट आपको वही मिलेगा, ठीक है। देखो अब किस तरह से रिएक्शन होती है वो चीज़ देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले जैसे ये कार्बोनिल है, इसका मुझे रिडक्शन करना है। जो रिएजेंट है वो मुझे हाइड्रोजन विद KOH गिवन है, ठीक है। तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे एल्केन मिलने वाली है, यही होगा ना। सैचुरेटेड कार्बोनिल लिया है तो सैचुरेटेड एल्केन मिल जाएगी, यही होगा। अब मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन की रिएक्शन कार्बोनिल से होगी, ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ OH आएगा। देखो क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना इसने, पॉजिटिव हटाने के लिए यहाँ से H को भगाएगा और ये O- उस H को पकड़ लेगा, ले लेगा उसको, ठीक है। मतलब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, देखो हमें ये चीज़ मिल जाएगी क्या, यहाँ OH NH NH2, यही चीज़ हमें मिलेगी क्या, बिल्कुल यही मिलेगी, यही तो मिलेगा ना। अब क्या होगा, ये एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही नाइट्रोजन रेजोनेंस करेगा, लिविंग ग्रुप भाग जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब, ठीक है। तो देखो हमें ये चीज़ मिल जाएगी क्या, NH2, जिसे हम कहते थे 12th में हाइड्रोजन, तो आज भी हम इसको हाइड्रोजन ही कहेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा। अब हाइड्रोजन मिलने के बाद बेस के बिना भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन बेस के साथ हम करवा देते हैं। देखो किस तरह से रिएक्शन होगी वो चीज़ आप देखो। हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, उसको यहाँ बना देते हैं, ये हाइड्रोजन है, इसको हमने बेस दिया। बेस क्या काम करेगा, जो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है उसको हटाएगा, मतलब ये चीज़ आ जाएगी क्या, यही बनेगा ना, ये इधर रेजोनेंस करेगा। अब देखो क्या होगा, रेजोनेंस कर लिया इसने, हमारे पास क्या स्पीशीज़ आ जाएगी, देखो N डबल बॉन्ड NH, और यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये चीज़ हुई है, नेगेटिव यहाँ आ गया। अब आप इसे दे दोगे H+, एसिडिक मीडियम, H2 ले लिया, ये इसे H दे देगा, दे दिया इसने H, और हमारे पास ये स्पीशीज़ है, यही है। अब क्या होगा कि जो बेस है वो क्या करेगा, जो दूसरा H है नाइट्रोजन के पास उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बेस क्या करेगा अब कि जो दूसरा नाइट्रोजन के पास H है उसको भी ले लेगा यहाँ से, और N2 गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी क्या, N2 गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। गैस फॉर्म में है तो और आसानी से जाएगी, ठीक है।
हमारे पास ये स्पीशीज़ आ गई, क्या कार्बोनाइन बन गया ना, बस प्रोटॉन दे दो इसको, बन जाएगा हमारा एल्कीन। एल्केन हो गया रिडक्शन। जो CO था, जो कार्बोनिल था, उसकी जगह क्या आ गया है, उसकी जगह आ गया है CH2। समझ रहे हो ना। तो ये वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है। अगर मैं बेस नहीं लेती तो जो नाइट्रोजन का H रिमूव हो रहा है बेस से वो नहीं होता, फिर जो रिएक्शन होती वो लोन पेयर से होती। समझ रहे हो ना। रिएक्शन सेम ऐसे ही होगी, लेकिन जहाँ नेगेटिव पार्टिसिपेट कर रहा है अगर बेस नहीं लेंगे तो वहाँ लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, तो लास्ट में ऐसे ही N2 निकल जाएगा और हमें एल्केन मिल जाएगी। ये वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है। आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्या काम करना होता है इसमें, है ना। बेसिक मीडियम गिवन हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों से अब डिस्कस करती हूँ कि जो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि एसिड का और इनका भी कर दे, ठीक है। तो बस ये सिर्फ कार्बोनिल का ही रिडक्शन कर पाता है और वो भी एल्केन में करता है। समझ रहे हो ना। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अब डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी। सबसे पहले तो क्या है कि जब हम फिनोलिक या कार्बोक्सिलिक का कोई कंपाउंड लेते हैं, एक तो मैंने फिनोल डेरिवेटिव ले लिया, एक मैंने कोई कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ले लिया। समझ रहे हो, मैंने कोई फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ले लिया। तो जो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है, जो हाइड्रोजीन है वो क्या करता है, वो सिर्फ कार्बोनिल का ही रिडक्शन करता है। मोर रिएक्टिव यही है, ठीक है। तो ये सिर्फ कार्बोनिल का रिडक्शन करता है और वो भी किस में, एल्केन में करता है। तो हमें यही प्रोडक्ट मिलेंगे क्या, जो CO है उसकी जगह CH2 आ जाएगा। यही होने वाला है ना, बिल्कुल यही होने वाला है। समझ रहे हो ना किस तरह से रिएक्शन हम करवा रहे हैं। अब देखो, अब क्या है, हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। उन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने मिलेगी, जिन्हें मैं नाम दूंगी साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन होनी है वो तो होगी ही, उसके साथ कुछ अदर रिएक्शंस भी यहाँ हो जाती है, ठीक है। तो देखो, हमने लिया है बेसिक मीडियम, ठीक है, हमने लिया है बेसिक मीडियम। तो जो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं, जो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, जब हम उनकी रिएक्शंस करवाते हैं इस रिएजेंट के साथ, तो वो उनको भी रिड्यूस कर देता है। समझ रहे हो ना कि जो एसिड सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं ये उनका रिडक्शन करता है, और जो बेस सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं ये उनका रिडक्शन नहीं करता। समझ रहे हो ना। बेस सेंसिटिव, अब देखो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि वो सेंसिटिव यानी हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ के प्रति क्रियाशीलता दर्शाना, ठीक है ना। सेंसिटिव होना कि किसी चीज़ को लेके आप उसके प्रति कितना रिएक्टिव हो, वो चीज़ शो करता है। तो एसिड सेंसिटिव का क्या मतलब है कि अगर किसी के पास एसिडिक कंडीशन है, कोई हमने कंपाउंड ऐसा लिया जिसमें एसिडिक कंडीशन है, ठीक है ना, तो वो बेस के साथ इजीली रिएक्शन कर लेगा ना। अगर मैंने कोई ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें एसिडिक कंडीशन है तो बेस के साथ इजीली रिएक्शन कर लेगा ना। एसिड सेंसिटिव होती है, और जो बेस सेंसिटिव होती है
उसमें क्या होता है, बेस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि वो बेस से रिएक्शन वो करेगी एसिड से रिएक्शन। बेस सेंसिटिव का मतलब कोई एसिड आएगा और वो बेस सेंसिटिव होगा, समझ रहे हो ना। एसिड सेंसिटिव का मतलब क्या है कि कोई कंपाउंड ऐसे, जैसे कोई रिएजेंट है वो ऐसे कंपाउंड पर रिएक्शन करे जिसके पास एसिडिक कंडीशन हो। बेस एसिड सेंसिटिव होते हैं ना, ये चीज़ देखो, बेस एसिड सेंसिटिव होते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड सेंसिटिव होते हैं उनके साथ ये वोल्फकिशन रिडक्शन होता है, और जो बेस सेंसिटिव होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एसिडिक रिएजेंट चाहिए, कोई एसिडिक रिएजेंट आएगा तब वो रिएक्शन देंगे। देखो एग्जाम्पल से समझोगे आप ये चीज़, है ना। एग्जाम्पल से देखो, यहाँ साइड रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। जैसे ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, मुझे रिएजेंट गिवन है N2H4 विथ बेस। ये मुझे कोई रिएजेंट गिवन है, मुझे करवाना है क्या, रिडक्शन। ठीक है, देखो क्या होगा, जब हम रिडक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन से तो किस तरह से रिएक्शन होने वाली है। सबसे पहले तो जो कार्बोनिल है उसका रिडक्शन हो जाएगा और मुझे उसकी जगह क्या मिल जाएगा, मुझे उसकी जगह मिल जाएगा CH2। ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, अब देखो मीडियम मेरे पास बेसिक है, मीडियम मेरे पास बेसिक है और बेस एसिड सेंसिटिव होते हैं। अगर उन्हें कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नज़र आती है, अगर उन्हें कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नज़र आती है तो ये उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ वाली हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, क्योंकि जब ये वाली H यहाँ से निकलती है तो यहाँ एलिमिनेशन होता है। यहाँ ये जो लिविंग ग्रुप है वो इसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है कि यहाँ ये H एसिडिक इसलिए है क्योंकि इसके नेक्स्ट पोजीशन पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है जो कि यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये कंपाउंड एसिड सेंसिटिव था, एसिडिक हाइड्रोजन थी इसके पास, इसलिए मैंने इसको एसिड सेंसिटिव कहा। तो यहाँ ये जो रिएक्शन है वो इसका साइड रिएक्शन है। समझ रहे हो ना, साइड रिएक्शन क्या होती है। जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ अगर और कोई कंडीशन भी हमें किसी रिएजेंट, किसी रिएक्टेंट में, किसी सबस्ट्रेट में हमें दिख रही है, बस आप ये ध्यान रखो यार कि हमारे पास अगर वोल्फकिशन रिडक्शन है तो उसमें बेसिक मीडियम होगा। तो अगर किसी कंपाउंड में एसिडिक कंडीशन है तो वहाँ साइड रिएक्शन पॉसिबल है। समझ रहे हो ना। ये वाला एग्जांपल आपको आ गया होगा, यहाँ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था इसलिए यहाँ से जो H था वो इजीली रिमूव हो गया था। समझ गए ना, समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसे है। ये तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है कि मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें यहाँ हेलोजन लगा हुआ है। समझ रहे हो ना। तो देखो जब मैं रिएक्शन यहाँ करवाऊँगी तो क्या होगा, किस तरह से रिएक्शन होगी हाइड्रोजन की, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लो। N2H4 विथ बेस रिएक्शन हमें करवानी है, किस तरह से रिएक्शन होगी वो आप लोग सोचो। किस तरह से हमें रिएक्शन करवानी है। देखो क्या होता है, हम अगर थोड़ा मैकेनिज्म इसका याद करें तो मैकेनिज्म कुछ यूँ था ना कि यहाँ पहले A कार्बन आयन आता है, यहाँ N, ये चीज़ बनी थी ना हमारे पास, ठीक है। फिर हमने इसको H दे दिया था, ठीक है। फिर जब ये रेजोनेंस कर रहा था तो यहाँ दूसरा कार्बन आयन आ रहा था, ये सब याद आ रहा है क्या। फिर लास्ट में मैंने इसको भी H दे दिया था,
जो अभी मैंने मैकेनिज्म बनाई थी उसमें जो लास्ट स्टेप था उसको याद करो। उसमें हमें मिल रहा था कार्बेनाइन, जिसको मैंने एसिडिक H दिया था और एल्केन बना दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ ये H को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके आगे एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमें ये डबल बॉन्ड मिलेगा। समझ रहे हो ना। अब देखो, अगर मैंने मान लो इसको H दे भी दिया, मैंने इसको H दे भी दिया, तो बेसिक मीडियम तो है, तो वो वापस से H को निकाल सकता है। तो जब मान लो मेरे पास ये कंडीशन है, ठीक है, यहाँ लिविंग ग्रुप है, अब एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। जब मैं बेस दूंगी तो बेस या तो यहाँ वाली H को हटाएगा या यहाँ वाली H को हटाएगा, क्योंकि यहाँ वाली H भी लिविंग ग्रुप को भगा सकती है और यहाँ वाली भी इसको यहाँ से हटा सकती है, ठीक है ना। तो मैं अगर इसको इस H को रिमूव करती हूँ तो ये एल्कीन बनेगी क्या? देखो, ये तब की कंडीशन है जब मैंने इसको H दे दिया। आपके माइंड में H देने का मन हो रहा है तो दे दो, फिर आप वापस से बेस की रिएक्शन करवाओगे। बेसिक मीडियम में तो साइड रिएक्शन तो होगी भाई। तो देखो क्या होगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H। अगर यहाँ वाली H हटेगी तो ये वाला डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ वाली H हटेगी तो ये वाला डबल बॉन्ड आएगा। कौन सा डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है? कौन सा डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है वो हम यहाँ कैसे पता लगाएंगे? वो हम यहाँ पता लगाएंगे रेजोनेंस के बेसिस पर। क्योंकि देखो यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना ही, तो रेजोनेंस बढ़ने की वजह से जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो मैं क्या ये कह दूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी उस एल्कीन की ज़्यादा है। ये बनेगा ना। तो ये जो प्रोडक्ट है वो इसका साइड प्रोडक्ट, साइड रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो है। समझ गए होंगे ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साइड रिएक्शन। अगर किसी का माइंड में नहीं आई सही टाइम पे तो वो तो आराम से अपना रिडक्शन करवा के बैठ जाएगा कि हाँ मेरा बिल्कुल सही है, मज़े से हंसता रहेगा। फिर पता चला साइड रिएक्शन तो की ही नहीं थी, है ना। तो साइड रिएक्शन का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। फिर से वही चीज़, आप लोग दिमाग लगा लो थोड़ा सा, क्या करूँ, किस तरह से रिएक्शन करवानी है हमें, किस तरह से हमें प्रोडक्ट बनाना है, वो चीज़ सोचो। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए यहाँ, सोच लिए होंगे ना। क्या सोचे कि यहाँ एक बार रिडक्शन होता है तो एक आ जाता है, फिर नेगेटिव आता है और उसको भी हम H दे देते हैं, ठीक है। चाहे आप ये काम कर लो या फिर ये काम कर लो, क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ आएगा ही आएगा, वो बाद में आ जाएगा। आप इसको अगर H दे भी दोगे तो बेसिक मीडियम होने की वजह से बेस वापस से H को भगा देगा और नेगेटिव आके यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। मतलब हमें ये मिल जाएगा क्या, एल्कीन हमें मिल गई। और एल्कीन में जो ट्रांस एल्कीन है ज़्यादा स्टेबल होती है, तो आप सब्स्टिट्यूएंट गिवन होता तो हम इसका ट्रांस आइसोमर मेजर मान लेते, ठीक है। ये भी आप आराम से कर लेंगे है ना, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना ये। इसमें आप लोग दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए हमें, इसमें हमें प्रोडक्ट कैसे बनाना चाहिए। इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले तो वो CH2 का रिडक्शन, CO का रिडक्शन CH2 में यही होता है ना। सबसे पहले तो चाहे आप लोग यही कर दो, कर दिया भाई, कर दिया। CO से CH2 बना दिया, लेकिन बेसिक मीडियम है, साइड रिएक्शन हमें पता है भाई, लिविंग ग्रुप है और यहाँ साइड रिएक्शन पॉसिबल है। कोई भी H निकलेगा एल्कीन बनाएगा। दो ऑप्शन है, ये H भगाओ या ये H भगाओ और एल्कीन बनाओ, यही होगा ना। तो हमें अच्छे से पता है ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, क्योंकि ये यहाँ से जो एल्कीन बनेगी वो कॉन्जुगेटेड बनेगी।
यहाँ से जो बनेगी वो नॉन कॉन्जुगेटेड बनेगी। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इज स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड। तो हम क्या बना देंगे, हम प्रोडक्ट में यहाँ वाले एच को भगा देंगे, ये भाग जाएगा ना, यहाँ से भाग गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट। इस तरह से आप बना लेंगे, मुझे पता है, कुछ है ही नहीं इनमें, तो कोई प्रॉब्लम हमें आने वाली ही नहीं है। अब देखो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। कल ही मैंने कहा था ना कि रिवीजन करते रहना है। अगर आप लोगों ने मेरी बात की रिस्पेक्ट की होगी और जाके पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी करेंगे करना तो है ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो मैंने आपको रिएजेंट दे दिया NH2 ठीक है, ये नहीं दिया मैंने आपको, ये नहीं दिया मैंने आपको, ये नहीं दिया है, मैंने आपको दिया है H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये मैंने आपको रिएजेंट दिया है। इससे जो प्रोडक्ट आएगा उससे मैं A कहूँगी, फिर मैं लूँगी N2H4 इन बेसिक मीडियम, फिर जो आएगा मैं उसे B कहूँगी। B कहने के बाद मैंने ले लिया PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये था ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आपको आता है सॉल्व करना। ऑक्सीडेशन कितने अच्छे से पढ़ाया था ना आप लोगों को, मुझे पता है पढ़ाया था। देखो मैंने आपको ये कहा था कि जब हम H2O2 इन बेसिक मीडियम लेते हैं, बेयर विनेगर में भी ये चीज़ आएगी, तो जो H2O2 है वो क्या करता है, जो अल्फ़ा बीटा बॉन्ड है उसका एपॉक्सीडेशन कर देता है। ये चीज़ आपको बताई थी मैंने, है ना, जब मैंने आपको एस्केन मोशर फ्रेगमेंटेशन पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट एस्केन मोशर का गिवन नहीं है तो हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दिया हुआ होगा और उसके साथ ये H2O2 गिवन होगा। फिर हम इससे जो सबस्ट्रेट है एस्केन मोशर फ्रेगमेंटेशन का वो जनरेट कर लेंगे। यही होने वाला है ना, एपॉक्सीडेशन करता है अल्फ़ा बीटा बॉन्ड का, जो इसने कर दिया है। अब हाइड्रोजन A बन गया है अपना, ठीक है। अब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, हमें अच्छे से पता है, यहाँ से H2O भागेगा, सबसे पहले तो भाग गया। देखो हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, हमें ये चीज़ मिल गई है क्या, डबल बॉन्ड NH2, बिल्कुल बन गई है भाई, यही बनेगा। अब बस सबस्ट्रेट देख के याद आ गया होगा कि ये तो एस्केन मोशर फ्रेगमेंटेशन है, मैम ने बताया भी था, बेसिक मीडियम भी है, एस्केन मोशर हो जाएगा ना आगे, तो कर दो। अब डायरेक्ट बना दूँ, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उस दिन भी किसी ने मेरे से वापस रिपीट करवाया था, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बता ही देती हूँ। क्या होगा, बेस लेंगे, बेसिक मीडियम है तो रहेगा बेस, ठीक है। यहाँ से इस H को लेगा, यहाँ से इस H को लेगा, जब H को ले लेगा नाइट्रोजन पर चार्ज नेगेटिव, यही होगा। अब नेगेटिव आने के बाद क्या होगा, ये रेजोनेंस करेगा और यहाँ आएगा, हमें ये मिल जाएगा क्या, बिल्कुल यही मिलेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ देखो नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को H2O H+ दे देगा, H आ गया यहाँ। अब वापस से बेस H को भगाएगा। देखो मैंने आपको पहले भी कहा वोल्फ क्रिस्टल में बेस लेना ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ लोन पेयर भी तो ये काम कर सकता है, क्या ज़रूरत है मुझे बेस लेने की, लेकिन बेस ले लेंगे तो नाइट्रोजन के थोड़े भाव बढ़ जाएंगे, है ना, मतलब वो थोड़ा इजीली अटैक कर पाएगा,
देखो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया यहाँ। ये स्पीशीज़ मिल रही है ना, ये स्पीशीज़ मिल रही है, तो आप कहोगे हाँ मैं मिल रही है, मिल गई, मिल गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें करनी है रिंग ओपनिंग। ठीक है, तो जब आप रिंग ओपनिंग करवाओगे इसी तरह से होने वाला है, यही होने वाला है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की एन ज़्यादा है और 3 मेंबर रिंग स्ट्रेंड रिंग होती है, तो ऑब्वियस है रिंग ओपनिंग इजीली हो जाएगा। अब तो ड्राइविंग फोर्स भी है, नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव जैसे ही ये काम करेगा, थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो हमें ये चीज़ मिल जाएगी क्या, हमें मिल जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O नेगेटिव, इस O नेगेटिव को मैं यहीं H+ दे देती हूँ, ये मिल गया OH, बन गया OH। अब हमने जब PCC का मैकेनिज्म जब हमने किया था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से जब मैंने रिएक्शन करवाई थी, तो आपको मैंने मैकेनिज्म बहुत ही अच्छे से बताया था, एग्जाम्पल्स भी काफ़ी करवाए थे। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वो याद है और मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूँगी, समझ रहे हो ना। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, जो मेरा ट्रिक है, जिसे मैं यूज़ करती हूँ, तो आप भी कर सकते हो अगर आपका मन करे। मेरा तो करता है, देखो ये इधर आ जाता है, क्या बन जाता है, OH यहाँ आके कार्बोनिल में चेंज हो जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। मतलब जब इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, समझ रहे हो क्या। आपको तो मैकेनिज्म आता है, ट्रिक तो मेरी है जिसे मैं यूज़ करूँगी हमेशा। अगर आपको भी करना है तो आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, वो मेरी ट्रिक है, मुझे समझनी है। आपको मैकेनिज्म मैंने बताई है, आप उस मैकेनिज्म से अप्रोच करो आराम से, कभी गलती नहीं होगी, कोई चांस नहीं है गलती होने का। बस अगर हम कहीं कंपटीशन में बैठे हैं तो वहाँ आप मैकेनिज्म लेके बैठोगे तो आंसर तो बिल्कुल सही कर लोगे आप, लेकिन वो टाइम इतना ले जाएगा कि आप फ़ायदे में नहीं नुकसान में जाओगे। ठीक है, तो हमें थोड़ा ट्रिकी चलना बेस्ट है। तो अगर आप इसे समझ लो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं समझते हो तो समझ जाओगे धीरे धीरे। ये है मैकेनिज्म जिसे आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। सबसे पहले हमने H2O2 की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाई, जिसका काम है अल्फ़ा बीटा बॉन्ड पर इपॉक्सीडेशन करना, जो इसने कर दिया। अब इपॉक्सीडेशन के बाद जो हमारा रिएजेंट है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या करेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन बनाएगा, फिर हाइड्रोजन से यहाँ कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा, जो कि रिंग ओपनिंग करते हुए हमें क्या दे देगा, एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल। ये एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल ही तो है। मैंने आपको देखो हेडिंग भी डलवाया था, देखो कितना कुछ बता रखा है। बेवलर ऑक्सीडेशन बताया था ना, जब ये आया था एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल का, जब हमने PCC से ऑक्सीडेशन जब करवाया था तो मैंने इसको अलग से नाम दिया था ना, बेवलर ऑक्सीडेशन। तो ये बेवलर ऑक्सीडेशन का स्टेप इस क्वेश्चन में हमने ऐड कर रखा है। आपको आ गया होगा एग्जाम्पल, है ना। तो देखो कुछ भी नहीं है इनमें, आप बस रिक्वेस्ट मान लो मेरा कि आप प्लीज़ रिवीजन करते रहो। देखो यहाँ स्टेप काम में आ गए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस में बीच बीच में डिस्कस करती रहूँगी, तो आपको पीछे का जब तक नहीं आएगा ना तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ तो मेरे सामने नहीं हो तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि किसने पढ़ा है किसने नहीं, है ना। तो यहाँ तो मैं थोड़ा आइडिया लगा रही हूँ कि आप मेरी बात मान रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे पीछे से पूरा। बस आपको एक रीडिंग लगानी है डेली, ठीक है। उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला है, काम की ही चीज़ है। रिवीजन करते रहोगे डेली से आधा घंटा 15 मिनट ज़्यादा लगेगी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जो कॉन्फिडेंस आप लोगों में आएगा वो आप खुद देखना फिर, ठीक है। तो आज का जो अपना लेक्चर वो यहीं तक है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। वॉल्फ किश्नर के ही 1-2 एग्जाम्पल और हम करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्लेमेंशन रिडक्शन ठीक है ना। तो जो आज का लेक्चर है वो यहीं फिनिश, ठीक है।